अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। अहम पेशरफ्त है ये इस केस में, अगरचे कि अदालत की जानिब से कहा गया था कि 30 जून तक इस केस की समाअत को मुकम्मल किया जाए, लेकिन उसके बाद ये शर्त ख़त्म कर दी गई थी और आज ये अहम फैसला महफूज कर लिया गया है। 8 साल तकरीबन ये केस इलेक्शन कमीशन में प्रोसेस रहा। अकबर एस बाबर ने इस मौके पर कहा कि शुक्रगुजार हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिकॉर्ड देखने का मौका दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी जमातों को जवाबदेह करने के लिए ये बेहतरीन मौका है। ऐसी जमातों और लीडर्स को रोल मॉडल होना चाहिए। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी है, जिसे मजबूत बनाना है, वोटर्स का एतमाद बहाल करना है और यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो। दिल से दोनों फरीकैन का मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ सीखने को मिला। कौमी मफाद का मामला है, बहुत जल्द दीगर जमातों के केसेस भी फाइल होंगे और ये यकीनी बनाया जाएगा कि किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक ना हो। इन रिमार्क्स के साथ आज ये फैसला महफूज कर लिया गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर साहब। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अकबर साहब, आपने कहा तारीखी फैसला हो सकता है, यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तारीखी फैसला दे सकता है, इससे आपकी क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तारीखी फैसले से मतलब ये है कि आज तक पाकिस्तान में सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो उनको पाबंद करती है कि वो कानून के मुताबिक चले, वो कानून अभी तक लागू नहीं हुए किसी भी सियासी जमात पे। तो ये फर्स्ट टाइम था, क्योंकि हम तहरीक इंसाफ बनाई इस वास्ते थी कि हम एक रोल मॉडल बनेंगे। और मेरे जो इख्तलाफात हुए इमरान खान से 2011 में और उसके बाद 3 साल मैंने इंतजार किया, तो इसका मकसद बुनियादी था ये तो वैसे ही एक फियर जनरेट करने के लिए कि सियासी पार्टी पे पाबंदी लग जाएगी। पाबंदी का हरगिज कोई इरादा नहीं था। इरादा सिर्फ ये था कि सियासी जमात जो है वो कानून के जुमरे में आए, उसकी लीडरशिप कानून के नीचे आए। अगर उसमें करप्शन हुई है, गैर कानूनी फंडिंग हुई है, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं टॉप टू बॉटम इंक्लूडिंग फ्रॉम द चेयरमैन डाउन, जो लोग भी इसमें हैं उनका एहतसाब किया जाए और उन पर कानून लागू किया जाए। अगर हमने ये ट्रेडिशन सेट कर दी, इसलिए मैं कहता हूँ कि तारीखी, अगर हमने ये ट्रेडिशन सेट कर दी, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कवानीन सबूत और मेरिट की बुनियाद पर लागू कर दिया, तो फिर बाकी तमाम जमातें भी इसी कानून के नीचे आएंगी। इस तरह सियासी जमातें एक इदारा बनेंगी, सियासी जमातें शख्सी कंट्रोल से निकलेंगी और उसकी जो जिम्मेदारी है वो फिर इलेक्शन कमीशन एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी उठाएगी। उससे क्या होगा? उससे हमारे पास लीडरशिप की एक नर्सरी बनेगी, जो कि सियासी जमातों का काम है कि क्रेडिबल लीडरशिप इमर्ज करे। तो ये इस लिहाज से बहुत बड़ा तारीखी फैसला होगा। ये पाकिस्तान की सियासत का काबा किबला बदल सकता है और इलेक्शन कमीशन के पास एक तारीखी मौका है कि वो ये हदफ हासिल करे। सही। अकबर साहब, आपने इतनी लंबी एक स्ट्रगल की इस केस के पीछे, तकरीबन 8 साल जो है वो आपने इस पर काम किया और बड़ी डेडिकेशन के साथ हमने देखा कि आप हमेशा जो है मौजूद होते थे इलेक्शन कमीशन में और एक पूरी डेडिकेशन थी इसके पीछे। तो क्या आप ये समझते थे कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको इतना लंबा निभाया? जी बेशक। देखिए, मैं मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक था, मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट में होता था। मैंने पाकिस्तान के कोने कोने के दौरे किए और देखा हालात और देखा कि मसला कहाँ है। तो उस वक्त जब हमने ये इमरान खान ने पार्टी का अनाउंस किया और हम सब इसके फाउंडर्स मेंबर बने, तो हमने अपनी जिंदगी वक्फ की, हमने बेस्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइफ इस पार्टी को दिए। वो इस वास्ते नहीं थे कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है, वो इस वास्ते थे कि एक सियासी जमात बनानी है जो पाकिस्तान के जो सियासत में जो लीडरशिप का क्राइसिस है उसको पुर करेगी, क्रेडिबल कॉम्पिटेंस लेके आएगी, बाकिरदार लोग आएंगे और वो कौम की खिदमत करेंगे और कौम की सियासत को, ताकि एक मॉडर्न रियासत बन सके। हम लोग अभी भी जहाँ पे हैं आपके सामने है, जो हालात, जो हमारी मईशत है, जो बाकी मसाइल है, वो इस वास्ते है कि हमारे सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में मेरिट नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, कॉम्पिटेंट क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है। वो सियासी जमात की जिम्मेदारी होती है। अब सियासी जमात जब मेरे इख्तलाफात इसी बुनियाद पे शुरू हुए कि जब ये हम उस बड़े मकसद से हट गए और हम सिर्फ इक़्तिदार के पीछे चले गए और हमने हाईजैकर्स को ऑन बोर्ड ले लिया और हमने वो तमाम बुराइयां अपना ली, हमारे अंदर वो करप्शन आ गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, गैर कानूनी ज़राए से, तो फिर हमने ये फैसला किया कि हमने अपनी जिंदगी इस मकसद के लिए तो वक्फ नहीं की थी, हमने तो एक बड़े मकसद के लिए वक्फ की। इसलिए देखिए, कोई शख्स इतने अरसे इस तरह सस्टेन नहीं कर सकता
अपने सर पे, लेकिन वो जो कन्विक्शन कमिटमेंट थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि ये चीज 8 साल तक इसको हमने चलाया, बर्दाश्त किया, सब्र किया, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे, आगे तक लेके जाएंगे। इसी सियासी जमात की तंजीमें 9 तजदीद 9 करेंगे, वर्करों को इज्जत देंगे, वर्करों को मेरिट पे ऊपर आएंगे, टिकटें जो है बेचेंगे नहीं सरमायादारों के आगे। और यही वो सियासत थी जो हमने करनी थी, हम रास्ते से भटक गए। अब अगर मैं रिवायती सियासत का और पीटीआई की सियासत का हिस्सा बन जाता तो मैं भी आज वजीर होता या कोई सदर होता या कोई नायब वजीर आजम होता, तो वो तो मैं नंबर 2 था इन द पार्टी। इमरान ने खुद लिख के दिया और अदालत में वो डॉक्यूमेंट पेश भी हुआ है, तो मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी ये करने की। लेकिन हमें पाकिस्तान, हमारी नंबर 1 वफादारी पाकिस्तान से है, सियासी जमात बहुत बाद में आती है। हमने पाकिस्तान को हक अदा करना था, इसलिए मैं अभी तक सरवाइव किया और चलता रहा, और इंशाल्लाह इसको आखिरी अंजाम तक लेके जाऊंगा। सही। अकबर साहब, पीटीआई की तरफ से बहुत सी दरखास्तें की गई, इसके लिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई और ये भी कहा गया कि जो है इसको डिले किया जाए, और समटाइम्स ये भी कहा गया कि दूसरी पार्टियों के साथ इस केस को सुना जाए। तो क्या आप समझते हैं कि ये ईसीपी की भी कामयाबी है और आपकी भी कामयाबी है, एक बड़ी कामयाबी है? यकीनन ईसीपी की कामयाबी है। देखिए, हमने तो इस केस का एक और पहलू यह था कि हमने ईसीपी को मजबूत किया। जब इमरान खान ने ईसीपी के खिलाफ बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए खत में, शायद दिसंबर 2016 की बात है, तो हमने कंटेम्प्ट का जो प्रोसेस शुरू किया, जिसमें मैंने एट द एंड ऑफ द डे कंटेम्प्ट ना सिर्फ लागू हुआ, कंटेम्प्ट का जो पावर्स है वो इलेक्शन कमीशन की एस्टैब्लिश हुई कि वो हाई कोर्ट के बराबर है। और उसके बाद इमरान खान को, अगर मैं वो कंटेम्प्ट विड्रॉ मैंने किया, इन्होंने माफी मांगी, मैंने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग वापस ली, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी को नीचा दिखाना, लेकिन इसका ये बड़ा अहम रोल था इस केस का कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया जाए, और इलेक्शन कमीशन वो तमाम कवानीन, चाहे वो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के, देखिए पूरा पॉलिटिकल फाइनेंसिंग विंग बन गया इलेक्शन कमीशन में, वहां पे सीनियर लोगों को भर्ती किया गया है, वहां उनकी टीम स्ट्रेंथनिंग हो गई है। आज रिकॉर्ड 17 जमातों का और भी स्क्रूटनाइज हो रहा है, 3 जमातों का इन्होंने जो 2 जमातों के खिलाफ केस कर दिया मेरे केस के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस चल पड़ा है जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का साबित हो सकता है, अगर इलेक्शन कमीशन बिना खौफ और खतर, बिना इस इम्तियाज के कि पार्टी पॉपुलर है, लीडर बड़े कद का है, छोटे कद का है, अगर अनफेटर्ड फुल फोर्स ऑफ लॉ अप्लाई करता है, तो ये इलेक्शन कमीशन को उस दर्जे पे ले आएगा जिससे उससे लोगों का एतमाद बढ़ेगा और वो फ्री फेयर इलेक्शन कराने के मामले में भी इंशाल्लाह सफल होंगे। सही। अब अकबर इस बाबर साहब, अभी इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि दोबारा भी बुला सकते हैं 8 साल बाद भी। क्या आप समझते हैं कि मजीद कसर बाकी है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास ये आईनी इख्तियार है कि वो जब भी चाहे हमसे एडवाइस ले लें, हमसे मशवरा ले लें, क्लैरिफिकेशन, उसके लिए हम हाजिर रहेंगे। हमने तमाम चीजें, सबूत वगैरह दे दिए, तमाम दलाइल दे ली, लेकिन चूंकि काफी इसमें इश्यूज है, डाइवर्स और बड़े कॉम्प्लिकेटेड नेचर का केस है, तो अगर वो कहीं पे भी अपनी एडवाइस के लिए हमसे मदद मांगेंगे, हम हाजिर हैं। सही। तो आपको अपने शवाहिद पर कितना यकीन है कि जो फैसला है 100% यकीन है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जो है फैसले में वो सुरखरू होंगे। अच्छा सर, ये एक चीज और क्लियर कीजिएगा, ये फॉरेन फंडिंग केस है या फिर ममनुआ फंडिंग का केस है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसको ममनुआ फंडिंग का केस लिखा है। वो असल में खामखा लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। देखिए, प्रोहिबिटेड फंडिंग में 2 किस्म की फंडिंग हो सकती है। मसलन एक पाकिस्तानी कंपनी अगर एक सियासी जमात की फंड करती है, वो भी गैर कानूनी है, वो प्रोहिबिटेड है। अब अगर कोई गैर मुल्की शहरी या गैर मुल्की कंपनी करती है, वो भी प्रोहिबिटेड है, लेकिन वो फिर फॉरेन एडेड पार्टी की कैटेगरी में चली जाती है। मतलब एक गैर मुल्की शहरी अगर किसी सियासी जमात की फंडिंग करे तो वो फॉरेन एडेड हो जाती है, गैर मुल्की कंपनी करे वो फॉरेन एडेड हो जाती है। इसमें ये मामला भी है, फॉरेन कंपनियों ने भी किया है, फॉरेन नेशनल्स ने भी किया है, तो इसलिए ये उसकी ब्रांडिंग फॉरेन फंडिंग की होगी है, कानूनन उसको प्रोहिबिटेड फंडिंग कहते हैं। सही। तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को इससे कुछ बहुत बड़े नुकसान का इम्कान है? नुकसान का देखिए, डिपेंड आप कैसे देखती हैं। नुकसान जब एक कैंसर फैल जाए लिवर में तो कैंसर का हिस्सा काट दिया जाता है, तो इस लिहाज से वो जो कैंसरस एलिमेंट्स हैं उनकी इस्लाह हो सकती है, उनका एहतसाब हो सकता है, तो वो नुकसान नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, और पार्टी एक इदारा बनेगी, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। इमीडिएटली अगर कुछ लोगों को तकलीफ होती है या उनको मसाइब उनके बढ़ते हैं, वो मुमकिन है, होगा इंशाल्लाह, लेकिन जमात के तौर पे जमात इससे मुस्तहकम होगी।
सही। अकबर इस बाबर साहब, ये डिमांड की गई थी पीटीआई की तरफ से कि सबके केस, सब पार्टीज के जो केस हैं वो इकट्ठे सुने जाएं, तो आपको नहीं लगता कि ये एक फेयर डिमांड थी उनकी तरफ से? तमाम नहीं, पार्टियों को ही ये इसका अनफेयर हिसाब डिमांड है। देना फिर तो चाहिए। नैब के तमाम केसेस भी जो है ना, नैब के जितने भी करप्शन के केसेस हैं, ये भी सब एक साथ सुने जाए, सबका एक साथ फैसला किया जाए। 10 कत्ल होते हैं, एक कातिल पकड़ा जाता है, वो कहते हैं बाकी 9 को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे मुझ पे आप नहीं फैसला सुना सकते। ये मजाक खेज थी। इसका सिर्फ मकसद क्या था? इसका मकसद था तमाम केसेस को लंप करना, ताकि फॉरेन फंडिंग केस को डंप कर दें अगले 10 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए इलेक्शन कमीशन के अपने ऑर्डर के मुताबिक। तो इसलिए इसका मकसद ये नहीं था कि सबसे बराबरी कीजिए, इसका मकसद था कि फॉरेन फंडिंग केस को इल्तवा में डाल के साल साल इसको मजीद डोलडम जिंदा। अकबर इस बाबर साहब, जब आपने ये तहरीक इंसाफ बनाई थी, उस वक्त यूथ को इंट्रोड्यूस कराने का और ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास है उसको इंट्रोड्यूस कराने का सियासत में ख़ास तौर पर जो है वो आपका एक क्रेडिट भी था और आपका एक मैनिफेस्टो में ये चीज़ शामिल थी। लेकिन बाद में इलेक्टेबल्स को लाना आप क्या समझते हैं कि गलती थी? एक सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होना जो है वो बड़ी हिम्मत की बात है, हौसले की बात है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब वो इदारा ना रहा और वो एक शख्स के कंट्रोल में चला गया और वो इक़्तिदार के पीछे चल पड़ा, वो कैप्टन जो था वो हाईजैकर के साथ मिल गया, तो फिर सब कुछ हो गया ना, सब बुराइयां आ गई। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो इदारा होता, रिस्पॉन्सिबल इदारा होता जहाँ पे सवाल जवाब होते, तो फिर ये मामला ना होते। इससे बहुत हमें नुकसान पहुंचा दी जो आप जिन बातों की बात करें। अब अगर प्लीज मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं एक और वो करना था, तो इसलिए अप्रिशिएट। सही, बहुत शुक्रिया। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, उनका कहना था कि बेसिक गलती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की वो इलेक्टेबल्स को अपनी सियासत में लाना था और यूथ को पीछे करना था, जिसका नारा लगाकर तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी बनाई थी और इक़्तिदार में आने का ख्वाब देख रही थी। ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब के मुख्तलिफ मुकदमात में समाअत की और अहम रिमार्क्स सामने आए चीफ जस्टिस की जानिब से। नैब के हवाले से उन्होंने कहा कि नैब केस बनाता है मगर साबित नहीं कर पाता, मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। क्या वजह है कि नैब जो है वो केसेस साबित नहीं कर पाता? नैब के इदारे की कारकर्दगी पर हम देख रहे हैं कि बहुत से सवालात इस वक्त जन्म ले रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी और दीगर लीगी रहनुमा मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि नैब के होते हुए मुल्क नहीं चलेगा। तो क्या ये इदारा ख़त्म कर देना चाहिए? क्योंकि हमने ये देखा है कि नैब और इस जैसे बहुत से इदारे जो माजी में बनाए गए एहतसाब के लिए, उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान कादिर साहब, नैब केस बनाता है मगर साबित नहीं कर पाता, मुल्जिमान बरी हो जाते हैं, ये अहम रिमार्क्स आए हैं आज चीफ जस्टिस की जानिब से। क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि नैब जो है वो केसेस साबित नहीं कर पाता? देखें, ये जितने भी नैब के मामलात हैं, नैब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है। राइट। इनके तमाम मामलात जो हैं फाइनली अदालतों में जाते हैं और फिर आखिरी जो अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। तो नैब की कारकर्दगी अच्छी होनी चाहिए या बुरी होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि फैसला करना है डिफेंस में और नैब के दरमियान, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये कंसर्न कि लोग जो है वो पाबंदे सलासल हो या अंदर जाएं या उनके खिलाफ केसेस जो है वो साबित हो, तो सुप्रीम कोर्ट को फिर ये भी देखना चाहिए कि कितने इनोसेंट लोगों के खिलाफ केसेस बनते हैं। तो क्या उसका तदारक किया जाता है जब किसी शख्स के खिलाफ 6-6, 7-7 साल उसको जब फेस करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को, और फिर जब वो एक्विट होता है तो फिर कोशिश ये की जाती है कि उसको मजीद तूल दिया जाए सारे मामले को। तो सुप्रीम कोर्ट चूंकि एडजुडिकेटर है, उसका एक रोल प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दरमियान न्यूट्रल है, लिहाजा उसका बेजा कंसर्न प्रोसिक्यूशन के लिए या एक हद से ज्यादा कंसर्न डिफेंस के लिए, दोनों ही बातें दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर कोई इनोसेंट, अगर उसके खिलाफ कोई फैसला आता है
उस पे उनको बिल्कुल इस चीज का नोटिस लेना चाहिए, या उनको लोगों को गलत केसों में अगर रोप इन किया गया। अब अगर ये जो अभी बात हुई है जिसका आपने जिक्र किया है, जी अगर एक शख्स बरी हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि अगर वो सही बरी हो रहा है तो फिर इस हद तक उनकी तशवीश मैं समझता हूँ कि जायज है। फिर नैब को कहना चाहिए कि भाई आप इस तरह के झूठे केसेस मत बनाएं। लेकिन ये कि इस तरह से रिमार्क्स आए जिससे लगे कि हर हालत में आप लोगों को पकड़ पकड़ के केसेस बनाएं, तो ये इम्प्रेशन जो है कम से कम नहीं जाना चाहिए कि कोर्ट जो है इस तरह की कोई चीज चाहता है, क्योंकि कोर्ट को अपनी न्यूट्रलिटी जो है, अपनी इम्पार्शियलिटी जो है, वो गैर जानिबदारी जो है वो हर वक्त बरकरार रखनी चाहिए। सही। इरफान साहब, नैब के हवाले से अभी कुछ कवानीन में तरामीम की गई हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये तरामीम ज़रूरी हैं और यही काफ़ी हैं, या नैब के इदारे को ख़त्म हो जाना चाहिए? क्योंकि हमने ये देखा है कि माजी में भी इस तरह के इदारे और नैब खुद भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे हैं इस पर, और आज भी इस पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए, या ये जो तरामीम की गई हैं ये इनफ हैं? देखें, नैब हरगिज इसलिए नहीं बनी कि लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाए या सरकारी अफसरों को उनकी डिसीजन मेकिंग से रोक दिया जाए। नैब असल में बनी थी, अगर आप नैब का दिबाचा या उसका प्रियम्बल देखें जी। तो उसमें लिखा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो पैसा है वो उसकी अशद जरूरत है कि वो वापस मिले, जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस आए। देयर इज इमिनेंट नीड, देयर इज अर्जेंट नीड, तो वहां पे ये लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीजें हैं वहां पे कि रिकवरी ऑफ मनी के लिए। तो नैब बना था बैंकों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, नैब बना था पब्लिक के खिलाफ जो लार्ज स्केल चीटिंग है वो वाले उन मामलात के लिए नैब बना था। गवर्नमेंट के ड्यूज जो लोगों ने गवर्नमेंट की यूटिलिटीज इस्तेमाल की और उनको ड्यूज पे नहीं किए, असल में नैब इसलिए बना था। और अगर आप रिकवरीज को देखें तो ज्यादा जो हुजम है नैब की रिकवरीज का वो उन्हीं मामलात में है जिसका मैंने जिक्र किया है, वो सियासतदानों से या ब्यूरोक्रेट से नहीं है। तो लिहाजा ये कहना कि नैब को खत्म कर दिया जाए, हरगिज खत्म करने की जरूरत नहीं है, नैब रहना चाहिए। सही। लेकिन नैब का अमल दखल जो सरकारी डिसीजन मेकिंग है उसमें बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे एक ऐसा कल्चर कायम हो गया जिससे कि कोई भी सरकारी अफसर इस तरह की डिसीजन मेकिंग से घबराता है जहाँ पे कि फाइनेंशियल रिपरकशंस हो, क्योंकि आप उसकी अगर डिसीजन मेकिंग से एग्री नहीं करते हैं या समझते हैं कि इम्प्रूडेंट है तो आप उसको फेलियर टू एक्सरसाइज अथॉरिटी में ले आते हैं, आप उसको मिसयूज ऑफ अथॉरिटी में ले आते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बिल्कुल चोक करने के मुतरादिफ है। इसी तरह से सियासतदानों के जो मामलात हैं वो भी मैं नहीं समझता कि उसमें को बहुत हमें रिकवरीज ऐसा हुई हैं। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अब फैसले भी आ चुके हैं जहां कहा गया है कि नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो सियासतदानों के मामलों में तो ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट होती है, लेकिन जो ज्यादा हुजम है रिकवरीज का वहां पे तो कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं है। तो लिहाजा ये कहना कि नैब को नहीं रहना चाहिए, नैब को रहना चाहिए, लेकिन नैब का अमल दखल जो है वो इस हद तक खत्म हो जाना चाहिए जिससे कि ये तासुर मिले कि मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती। सही। तो इरफान कादिर साहब, ये अभी तहरीक इंसाफ ने जो मौजूदा नैब तरमीमी बिल मंजूर किया गया है पार्लियामेंट से, तो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर ये तरामीम रहीं तो बहुत सी हुकूमती शख्सियात के केसेस इन तरामीम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। कैसे देखते हैं आप कि क्या? मैं समझता हूँ ये सारे केसेस खत्म हो जाने चाहिए। ये सारे केसेस जो हैं ये पॉलिटिकल राइवलरी के तहत बनाए गए हैं एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ पे पिछले 30 साल से ये कल्चर डेवलप हो गया था जहाँ पे के सियासतदान जो हैं वो अपने हरीफों के खिलाफ केसेस बनवा रहे थे, खा वो हुकूमत में होते थे या अपोजिशन में। फ्रिवलेस कंप्लेंट्स आती थी, उसमें गुंजल डाले जाते थे और लोगों को फंसा दिया जाता था। बिल्कुल इस तरह के केस खत्म होने चाहिए, अगर होते हैं तो हो जाए खत्म। सही। तो फिर एक क्या आप समझते हैं कि एहतसाब का एक क्रेडिबल इदारा बनना चाहिए? बहरहाल एहतसाब में कहीं ना कहीं सियासी जमातों का और सियासतदानों का एहतसाब भी तो बहुत ज़रूरी है ना, अदरवाइज जो है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अच्छा। क्योंकि सियासतदानों ने अगर एहतसाब करना है तो अपनी खुद एहतसाबी करें, जिस तरह के अफवाज पाकिस्तान के लोग करते हैं वो अपनी खुद एहतसाबी करते हैं। ये जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, आला अदलिया के, ये भी खुद एहतसाबी करते हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स को भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए और इनको भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटीज अपनी जो डिपार्टमेंटल इशूज हैं।
बाकी अगर फौजदारी किसी ने कोई गड़बड़ की है, चीटिंग की है, या उन्होंने किसी को लूटा है, या कोई डाका मारा है या चोरी किया, उसकी सजाएं तो वैसे भी पीनल कोड में मौजूद है, तो वो जनरल लॉ के तहत वो सारी एड्रेस हो सकती है। लेकिन ये कि इस तरह का एहतसाब जहाँ पे कि वो लोग एहतसाब करें इलेक्टेड लोगों का जो कि खुद इलेक्टेड नहीं है, मैं समझता हूँ उस हद तक नैब का जो एक वो जो दायरा इख्तियार है उसमें बिल्कुल कमी आनी चाहिए। सही। तो इरफान कादिर साहब, जो एहतसाब का नारा लगाया मगर नाकाम हुए, क्या गलतियां की आप समझते हैं इमरान खान ने? एहतसाब का तो एक इंडिपेंडेंट इदारा बना हुआ था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो लिहाजा ये जो वो कह रहे थे कि हम एहतसाब करेंगे और उन्होंने एक पैरेलल एक शख्स को वहां बिठा दिया, तो वो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को शायद सही तरीके से इस सारी चीज के बारे में अदराक नहीं था या उनको बताया नहीं गया, और वो समझते रहे कि ये जो मंत्र है कि हम करप्शन को खत्म करेंगे और हम एहतसाब करेंगे तो इससे हमें सियासी तौर पे बहुत कामयाबी होगी। दर हकीकत अब इस मंत्रे को कोई भी नहीं मानता। अब लोग जो है उनमें बड़ी अवेयरनेस है। कोई भी हुकूमत अब ये नहीं कह सकती कि हम एहतसाब करेंगे और मुल्क को ठीक कर देंगे। लोग अब इस चीज को देखेंगे कि आया किसी ने मुल्क को कितना ठीक किया है। वो उनको पता है कि एहतसाब का अगर इदारे बने हुए हैं या अदालतें हैं एहतसाब करने के लिए, या उनके केसेस जो हैं फौजदारी केसेस वहां जाएंगे अदालतों के पास और उन्होंने फैसले करने हैं, तो अदालती फैसलों पे तो हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। जहां तक प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं वहां पे भी इंटरफियरेंस जो है वह हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए ये हुकूमत के करने का काम ही नहीं है कि वो इस तरह से तफ्तीश शुरू कर दें खुद अपने मुखालिफिन की, तो ये हुकूमत के करने का नहीं काम। इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो ज्यादा सियासी थी, उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं था। सही। इरफान कादिर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सदर ममलुकत ने जो एहतसाब तरमीमी बिल वापस भेजा, आइन के तहत अब आप क्या समझते हैं कि कितने दिन लगेंगे कि ये बिल जो है वो कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा? वो मेरा ख्याल है वहाँ कुछ पीरियड है वो 10 दिन का कि कितना, राइट। तो अगर उस दौरान में वो वक्त जब गुजर जाएगा तो वो खुद ब खुद वो कानून बन जाएगा। बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का ये दावा है कि IMF के साथ मुआहिदा 1-2 दिन में तय हो जाएगा, जबकि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि IMF साइन नहीं कर रहा है। ऐसे मुतज़ाद बयानात क्यों आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि IMF के साथ मामलात डिले का शिकार हैं, लेकिन इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि IMF प्रोग्राम 1-8 दिन में बहाल हो जाएगा, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि IMF साइन नहीं कर रहा। ताख़ीर की वजूहात क्या हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे, या फिर देखना यह है कि मिफ्ताह इस्माइल की बात पर यकीन कर लें और 1-8 दिन वेट कर लिया जाए। डॉलर मज़ीद महंगा हो रहा है, IMF डील ना हुई तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। क्या असरात हो सकते हैं अगर IMF के साथ हमारे मामलात कंटिन्यू नहीं रहते, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ माहिर मौशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, IMF डील के मामले पर वज़रा के हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना तो काफ़ी पुरुमीद हैं, उनका ये कहना है कि 1-8 दिन में IMF के साथ मुआहिदा बहाल हो जाएगा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि IMF साइन नहीं कर रहा है। क्या हमें किस बात पर यकीन करना चाहिए? हमें मिफ्ताह इस्माइल साहब की बात पर यकीन कर लेना चाहिए और 1-8 दिन वेट कर लेना चाहिए? नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर मौशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, IMF डील के मामले पर वज़रा के हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं कि जल्द ही मुआहिदा हो जाएगा, 1-2 दिन में मुआहिदा हो जाएगा, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि IMF साइन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, इसका अभी जो है इसमें अभी इब्हाम है। तो ताख़ीर की आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, या हम मिफ्ताह इस्माइल की बात पर यकीन कर लें कि 1-2 दिन में मुआहिदा हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि यकीन तो उस वक्त होगा जब साइन हो जाएगा। तो जब तक साइन नहीं होता तो क्या सराहियां हैं, क्योंकि अभी तक IMF की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि साइन होने के करीब है या क्या मुश्किलात हैं।
राइट। सो आई थिंक पाकिस्तान में सियासत एज यूजुअल है, चलती रहेगी, लेकिन हमारी इस वक्त ज़रूरत ये है कि ये ग्यास आराइयाँ ख़त्म हो और IMF का मायदा हो जाए, और वो एक बिगिनिंग होगी, क्योंकि बिगिनिंग उसके साथ ये है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद बहुत सा काम करना है, रिफॉर्म्स करनी है। तो बेहतर तो ये होगा कि आप अब IMF का वायदा करें और उसके साथ ही फिर एक इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो, ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना मंशूर बनाएं और वो बताएं कि पाकिस्तान को कैसे इन मुश्किलात से निकालना है, किस किस्म की रिफॉर्म्स करनी है, और उसके मुताबिक अवाम से मैंडेट लेके जो भी हुकूमत आए मेजॉरिटी के साथ आए और ये सारे काम करे। तो आई थिंक इसमें तो रास्ता बड़ा क्लियर है, हम इधर उधर की बात नहीं कर सकते। हमें बड़े फोकस तरीके से इक्तसादी जो है इश्यूज उनको रिजॉल्व करना है, और हमारे मुश्किलात जो हैं वो इक्तसादी मैनेजमेंट की वजह से हैं, जो पिछले 10-15 साल में जिस किस्म की मैनेजमेंट हुई है, जिस किस्म के हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिस किस्म का हमने पावर सेक्टर बना दिया दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव, और जो पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक भी नहीं है और ऊपर से इम्पोर्टेड है, और उसके साथ साथ हमने एक पहाड़ कर्जों का खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान पे, बैरून मुल्क कर्जे जो हम रीपे भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं अब अवाम के सामने रखने की ज़रूरत है, ताकि अवाम भी इसके मुताबिक अपनी वोट दें और एक पार्टी को इलेक्ट करें जो कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे और बड़ी तेजी से करे। सही। डॉक्टर साहब, कयास आराइयों से मार्केट पर भी एक असर जाता है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के बयानात हुकूमत को देने से गुरेज करना चाहिए? उसूली तौर पे तो गुरेज करना चाहिए, और एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए जो हकीकत बताए, और उस हकीकत के मुताबिक आपके अवाम को भी बताए, मार्केट्स को बताए, और ये भी बताए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। तो राइट नाउ तो सियासी एक कशमकश है। इवन आप जब वजीर फाइनेंस के हो या इक़्तिसादी वजीर हो, वो भी सियासी बातें करते हैं, वो इकोनॉमिक बातें नहीं कर रहे। और इस वक्त पाकिस्तान को सियासत को ठंडा करना है और इक़्तिसादी अमूर की तरफ तवज्जो देनी है और रिफॉर्म्स की तरफ मुल्क को लेके जाना है, बहुत ज़रूरी है ये। सही। तो डॉक्टर साहब, अगर IMF की खुदा न खास्ता फाइनल उनके साथ डील नहीं होती है, तो इसके क्या असरात आप देख सकते हैं हमारी इकोनॉमी पर? फिर बड़ा एक मुश्किल होगा काम, और उसमें फिर बहुत चीजें सहनी पड़ेंगी, गुर्बत और फैलेगी, बेरोजगारी होगी, डिसरप्शन होगी, और मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और हमारी क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप इस चीज को समझती भी नहीं है, और अभी तक हम सियासत खेल रहे हैं, तो आई थिंक अल्लाह हमें इस मुश्किल से बचाए और एक हम सही रास्ते पे चलने के काबिल हो जाएं। तो उसमें तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी हमें इलेक्शन करा लेनी चाहिए और अवाम से फैसला लेना चाहिए। सही। जो आज शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि गरीब आदमी का बोझ बांटेंगे, साहिब सरवत अफराद पर टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम हो। ये किस किस्म का टैक्स होगा? देखिए, बात ये है कि आपने इकोनॉमी को चलाना है, और इकोनॉमी को आपने चलाना है डॉलर्स के बगैर। सो बहुत सी इकोनॉमी ऐसी है जिसको आपने तरजीह देनी है, फैसिलिटेट करना है, ताकि उसमें रोजगार भी पैदा हो और उसमें पैदावार भी जारी रहे, और जो हमें जिसमें डॉलर्स की इतनी जरूरत भी ना हो। दूसरा, आपने ये करना है कि अपने बैरून मुल्क जो डॉलर्स हैं, जो कर्जे हैं, उनको रीफाइनेंस कराना है और उनको हमें डिफॉल्ट से बचाना है। आपने अपनी बिजनेसेस को भी डिफॉल्ट से बचाना है। राइट। सो ये इतना सिंपल चीज नहीं है कि आप सिर्फ अमीर और गरीब की बात नहीं है यहाँ पे।
ये पूरी इकोनॉमी की बात है और आपने इकोनॉमी को संभालना है ताकि सबके लिए ये अच्छी आउटकम्स आए। सही। तो I डॉक्टर think साहब ये ज्यादा से जो ज्यादा हमारा निज़ाम है, इक़्तिसादी निज़ाम, इसे हमें रिफॉर्म करना है ताकि ये पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक ये अमल करे सही। और हमें ये डिस्ट्रप्शन से हम बचें। सही। डॉक्टर साहब, टैक्स कलेक्शन एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त, तो क्या आप समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए क्या क्या मय्यज़ लिए जाने चाहिए इस वक्त? मेरी नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हुकूमत के जो अखराजात हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और उनको हमें पहले कट डाउन करना चाहिए ताकि हमें इतने ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि इस वक्त जो एनवायरनमेंट है उसमें इकॉनमी जो है, अगर हम उसको एक तरफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी आसमान पे चढ़ा देंगे और दूसरी तरफ हम टैक्सों का भी एक अंबार लगा देंगे तो ये इकोनॉमी बैठ जाएगी और उसमें बहुत ज्यादा फिर गुर्बत भी होगी और बेरोजगारी भी होगी। इसलिए ये बहुत सोच समझ के हमें सारे कदम उठाने हैं और उसमें मेरी नज़र में इस वक्त जो हुकूमत के खर्चे हैं उनको कम करना है। हमारे जो 9,500 अरब का बजट है इसको कम करना है। इसके साथ साथ सूबों का भी कोई 8,500 अरब का तो बजट सूबों का है और उसको भी कट करना है क्योंकि ये बजट्स जो हैं ये इनका कोई हमें खास फायदा नहीं होता, बट इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको वेस्टफुल हम कह सकते हैं। वो वेस्टफुल चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए और जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में हो सकती हैं वो प्राइवेट सेक्टर से कराएं ताकि लोगों पे टैक्स भी कम हो और जो आपकी इकोनॉमी है वो भी चलती रहे। सो मैं इसमें नहीं यकीन रखता कि बहुत ज़्यादा हमें टैक्स लगाना चाहिए और हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया तो और भी लगा पहले ही लगे हुए हैं, बल्कि हमें हुकूमती खर्चे कम करने चाहिए क्योंकि हुकूमत का इस वक्त जो बोझ है इकोनॉमी पे वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है। सही। तो डॉक्टर साहब, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, यानी जैसे PIA हो गया या स्टील मिल्स हो गया, तो इस पर आप क्या समझते हैं कि इनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? जी बिल्कुल, इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए और इनसे जो रकम वसूल हो उससे हमें अपने कर्जे जो हैं उनको उसका बोझ कम करना चाहिए और इनके लॉसेस जो हैं उनको भी ख़त्म करना चाहिए। एक तरफ हमें ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को जब हम प्राइवेटाइज करते हैं तो दूसरी तरफ फिर प्राइवेट सेक्टर की भी कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, उनको थोड़ी बहुत आज़ादी देनी पड़ेगी कि वो काम कर सके। तो हमें डीरेगुलेशन करनी पड़ेगी ताकि हर मोड़ में उन्हें कोई सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।